हे एवरीवन, वेलकम बैक टू साइक 26। आज हम एनपीपीएससी का असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम जो था उसका क्वेश्चन पेपर जो है वो सॉल्व करने वाले हैं साइकोलॉजी का। इसमें ऑल टोटल 150 क्वेश्चंस थे जिसको हम 3 पार्ट्स में सॉल्व करेंगे एंड दिस इज पार्ट 1 ऑफ द वीडियो। अगर आप यूपीपीएससी, आरपीएससी या एचपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। इसके अलावा इवन इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी नेट और गेट तो ये जो क्वेश्चंस होंगे काफ़ी हेल्पफुल होंगे। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन हम इंग्लिश वाला ही पार्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, स्टेट्स दैट अ रिसर्चर न्यू द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ women and men in a population based on this characteristic the most appropriate sample selection। हमें पता है सैम्पल जो होती है सैम्पलिंग होती है वो एक होती है रैंडम सैम्पलिंग, एक होती है नॉन रैंडम सैम्पलिंग। तो इसमें हमें रेशियो ऑलरेडी पता है। जब हमें रेशियो पता होता है तो वो रैंडम सैम्पलिंग का स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग वाला पार्ट होता है। सो द करेक्ट आंसर वुड बी स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। सेकेंड क्वेश्चन है, अ रिसर्चर नीडेड सब्जेक्ट्स हु वर एडिक्टेड ऑफ marijuana but it was not possible to identify such person from community easily. In such a situation, what type of sampling should he or she choose so that they can obtain data from many subjects as possible? हमें पता है marijuana से जो भी एडिक्टेड है इसका मतलब हमको वो ड्रग एडिक्ट है। अब जो ड्रग्स की बात हम करते हैं तो हमको ईजिली अवेलेबल तो वो होता नहीं है। हमको ईजिली अवेलेबल नहीं होता तो हमको नॉन रैंडम सैम्पलिंग अप्लाई करनी होती है। और नॉन रैंडम सैम्पलिंग में हमें चेन सैम्पलिंग अप्लाई करनी होती है, क्योंकि वो एक जन जो है वो हमको किसी और का पता बताएगा, फिर जो दूसरा है वो हो सकता है 2 जन का और पता बताए, और ऐसे करके 4 जन का पता चलेगा। ऐसे करते करते हमारी सैम्पलिंग जो है वो कंप्लीट होगी। तो यहाँ पर हम स्नोबॉल सैम्पलिंग की बात कर रहे हैं। स्नोबॉल सैम्पलिंग को हम चेन सैम्पलिंग भी कहते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज कैलकुलेशन ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट व्हेन वन वेरिएबल इज कंटिन्यूअस। एक वेरिएबल हमारे पास है जो कंटिन्यूअस है और दूसरा ट्रू डायकोटोमस है। डायकोटोमस तो होते ही हैं, 2 तरीके के होते हैं, एक आर्टिफिशियली डायकोटोमस होते हैं और एक ट्रू या नेचुरली होते हैं। यहाँ पे नेचुरली की बात हो रही है। ये चीज़ ऐसी है जो आपको याद करके रखनी पड़ेगी। जब एक वेरिएबल कंटिन्यूअस होता है और दूसरा ट्रू डायकोटोमस होता है या नेचुरल डायकोटोमस होता है, उसका ऑल्टरनेटिव या जब हम जो भी अप्लाई करते हैं कोरिलेशन, उसको हम कहते हैं पॉइंट बाय सीरियल कोरिलेशन। बाय सीरियल हम तब यूज़ करते हैं जब दूसरा जो वेरिएबल होता है वो आर्टिफिशियली डायकोटोमस होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा पॉइंट बाय सीरियल कोरिलेशन। फोर्थ क्वेश्चन है, एन एक्सट्रेनियस वेरिएबल that is often unmonitored poses a threat to the internal validity of an experiment। इसको हम क्या कहते हैं? ये तो बहुत ईजी है, इसको हम कंफाउंडिंग वेरिएबल कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे हमको देखना है इफेक्ट ऑफ स्लीप ऑन मेमोरी। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, बीच में हो सकता है उसको स्ट्रेस हो उस इंसान को जिसकी वजह से उसकी मेमोरी इम्पेयर हो सकता है उसको कोई डिजीज़ हो जिसकी वजह से उसकी मेमोरी इम्पेयर्ड हो रही हो। तो ये जो 2 चीज़ें हैं ये क्या हो जाएंगी, कंफाउंडिंग वेरिएबल हो जाएगा, जो कि हमारी रिसर्च को कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगा। तो यहाँ पे कंफाउंडिंग वेरिएबल वुड बी आर राइट आंसर। क्रेमर्स फी इज कैलकुलेटेड, फर्स्ट ऑप्शन है टू नो द इफेक्ट साइज फॉर काई स्क्वायर टेस्ट फॉर इंडिपेंडेंस। पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये हमको फाइंड आउट करने में हेल्प करता है कि जो कैटेगोरिकल वेरिएबल्स है वो इंडिपेंडेंट हैं या रिलेटेड हैं। तो it is helpful to know the effect size for chi-square test for independence. Option A would be a correct answer. Sixth question है, dash is described the processing of information into memory system। ये तो बहुत easy question है। 3 ही चीज़ें होती हैं, पहले encoding, फिर storage, फिर retrieval। तो यहाँ पे प्रोसेसिंग की बात हो रही है इन्फॉर्मेशन, जिसको हम क्या कहते हैं, एनकोडिंग कहते हैं। तो ऑप्शन ए वुड बी आ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 7 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इसमें रेट्रोएक्टिव और प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस की बात हो रही है और पूछ रहे हैं कौन सा सही है। हम पहले देखते हैं कि प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस एक्चुअली में होता क्या है। प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस को ऐसे करके याद करें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में ना कन्फ्यूजन बहुत हो जाती है। तो कन्फ्यूजन ना हो इसलिए हम पहले ही एक चीज़ अच्छे से याद करके रखते हैं, दूसरी ऑटोमेटिकली हमको याद आ जाती है। प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है, पुराना पुराना और प्रो ऐसे करके याद करें।
और पुराना जो चीज़ है वो एक्टिव रहती है, प्रोएक्टिव एज इन पुराने एक्टिव रहती है, और इसलिए क्योंकि एक्टिव रहती है इसलिए न्यू के साथ इंटरफेयर करती है ना। तो यही लिखा हुआ है क्या, समथिंग रिसेंटली लर्नड इंटरफेयर्स विद समथिंग लर्नड इन द पास्ट। नहीं, ये तो रेट्रोएक्टिव की डेफिनेशन लिख दिया है ना, क्योंकि इसमें कह रहा है कि जो रिसेंटली लर्न किया है वो इंटरफेयर कर रहा है, तो ये तो गलत हो जाएगा। फर्स्ट देखते हैं, इन रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस समथिंग लर्नड फ्रॉम द पास्ट इंटरफेयर्स विद आवर एबिलिटी टू रिकॉल समथिंग रिसेंटली लर्न। अब ये इन्होंने प्रोएक्टिव की डेफिनेशन दे दी है, तो दोनों जो है वो गलत हो जाएगा, नाइदर ए नॉट टू आर ट्रू, ये जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, विच स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग फॉरगेटिंग। फॉरगेटिंग के बारे में क्या चीज़ सही है, फॉरगेटिंग कैन अकर एट एनी मेमोरी स्टेज, ये बात सही है, हाँ जी कभी भी हो सकती है फॉरगेटिंग तो। सेकेंड, एट वर्किंग मेमोरी स्टेज सेंसेस मोमेंटरली रजिस्टर अमेजिंग डिटेल्स, ये वर्किंग मेमोरी में होता है क्या, नहीं ये सेंसरी मेमोरी में होता है, इन्होंने सेंसरी मेमोरी के बारे में बता दिया, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। एट लॉन्ग टर्म स्टोरेज नो आइटम्स और आर ऑल्टर्ड और लॉस्ट, ऐसा है क्या, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है कुछ आइटम्स जो होते हैं वो लॉस्ट हो जाए या कुछ ऑल्टर हो जाए, अलग अलग तरीके से हो जाते हैं, है ना, इंटरफेरेंस से हो सकता है, जो क्यू डिपेंडेंट फॉरगेटिंग होती है इन सब तरीकों से हो सकता है। फिर फोर्थ है, रिट्रीवल फ्रॉम लॉन्ग टर्म मेमोरी डिपेंड्स ऑन इंटरफेरेंस, हाँ जी, रिट्रीवल क्यूज, हाँ, मूड्स एंड मोटिव्स, ये भी सही हो गया, तो ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 4 जो है हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी वुड बी आर करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंफॉर्मेशन एंटर्स इनटू शॉर्ट टर्म मेमोरी थ्रू अ प्रोसेस नोन एज, यहाँ पे सेंसरी मेमोरी होती है, फिर शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाती है, फिर लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाती है। सेंसरी मेमोरी में जब हम सिलेक्टिवली अटेंड करते हैं इन्फॉर्मेशन, सिलेक्टिव अटेंशन देते हैं, तब वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाती है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। रिपीटेशन यहाँ आएगा नहीं, ये चीज़ यहाँ हो सकती है पर इसका नाम दूसरा होता है, इलेबोरेट रिहर्सल होता है उसमें, या मेंटेनेंस रिहर्सल होता है। प्राइमेसी इफेक्ट और रिसेंसी इफेक्ट की तो बात यहाँ पे आएगी ही नहीं, ऑप्शन सी आंसर हो गया हमारा। देन क्वेश्चन 10 इज, क्लासिकल कंडीशनिंग इज अ टाइप ऑफ, क्लासिकल कंडीशनिंग क्या है, एक तो हमें याद रखना ऐसा कॉन्सेप्ट पावलोव ने दिया था, कभी कभी डायरेक्टली पूछ लेते हैं। अब ये क्या है, ये कैसी कैसी मेमोरी है, ये अनइंटेंशनल है ना, हम जानबूझ के नहीं करते हैं, जानबूझ के, एक्सप्लिसिट मेमोरी, एक्सप्लिसिट का मेमोरी का मतलब इंटेंशनल, जो चीज़ हम जानबूझ के कर रहे हैं, जो कि जैसे ऑपरेंट कंडीशनिंग में होता है ना, तो ये तो गलत हो जाएगा। डिक्लेरेटिव मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी की बात हो भी नहीं रही, कॉन्शियस मेमोरी भी नहीं है ये इम्प्लिसिट मेमोरी है। इम्प्लिसिट मेमोरी का मतलब है अनइंटेंशनल है, हमको नहीं, हमें नहीं पता कि हमारी मेमोरी स्टोर हो रही है, एसोसिएशन हो रहे हैं, पर एक्चुअल में हो रहे हैं, है ना। तो क्लासिकल कंडीशनिंग इज अ टाइप ऑफ इम्प्लिसिट मेमोरी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, रैशनल इमोटिव बिहेवियरल थेरेपी यूजिंग ABCDE मॉडल हेल्प्स क्लाइंट्स टू चेंज सेल्फ डिफीटिंग हैबिट्स। अब इसमें डी किसके लिए स्टैंड करता है, अब ये क्वेश्चन देख के हमें पहले ये याद रखना है कि REBT जो है वो एल्बर्ट एलिस ने दिया था। अगर ये क्वेश्चन आ गया कि कभी किसने दी है ये मॉडल, तो एल्बर्ट एलिस ने दिया है। इन्होंने एक्टिवेटिंग एजेंट, बिलीफ, कॉन्सिक्वेंसेस, डिस्प्यूटिंग इरेशनल थॉट्स, इसकी बात करी है, तो डिस्प्यूटिंग इरेशनल थॉट्स ऑप्शन बी है, सारे डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, है ना। देन क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टेजेस ऑफ जनरल अडेप्टेशन मॉडल ऑफ स्ट्रेस, GAS मॉडल, हैंसेले ने दिया था, इसकी बात कर रहे हैं। इसको याद करने का तरीका है, ARE से आप याद कर लें, अलार्म, रेजिस्टेंस, एक्सॉशन। ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपको हर पेपर में देखने मिलेगा, इवन नेट के पेपर में, सेट के पेपर में, सो इससे क्वेश्चन जो है वो फ्रेम होता ही है। तो यहाँ पे BCD ये हमारे आंसर हो जाएंगे, तो BCD ऑप्शन बी में है, दिस वुड बी आर करेक्ट आंसर। Then, when expectations are mutually different or opposite and the individual cannot meet one expectation without rejecting other, an individual is in the state of, क्या होता है, एक मदर है, अब ये जो मदर है इसका बच्चा जो है वो बीमार है ना, वो बीमार है, अब उनको अपने बच्चे को देखना है, लेकिन जो भी वो काम कर रही है उसकी डेडलाइन भी है अगले दिन।
अगर वो कंप्लीट नहीं करेगी तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पे मदर को क्या हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, और इस कॉन्फ्लिक्ट को क्या कहते हैं, रोल कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। वही क्वेश्चन में कह रहा है कि जब अलग अलग एक्सपेक्टेशन होती है और एक इंसान जो है वो दोनों मीट नहीं कर पाता, एक को वो बच्चे को देख के डेडलाइन नहीं मिस कर सकती, डेडलाइन को देख के बच्चे को इग्नोर नहीं कर सकती, वहां पे क्या हो जाता है, रोल कॉन्फ्लिक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। असेंशियल हाइपरटेंशन, डायबिटीज 2, माइग्रेन, पेप्टिक अल्सर्स, ब्रोंकियल अस्थमा, ये सारी की सारी डिजीजेस हैं। दीज आर कंसिडर्ड आउटकम्स ऑफ स्ट्रेस एंड अनहेल्दी लाइफस्टाइल। हाँ जी, ऐसा ही है। इन द लिटरेचर ऑफ साइकोपैथोलॉजी दीज आर ऑफन रेफर्ड टू एज, इसको क्या कहते हैं, एंजाइटी रिलेटेड भी नहीं है, एक्यूट स्ट्रेस भी नहीं है, इन दोनों में कंफ्यूजन हो जाती है, तो अब नहीं होगी, क्योंकि इसको हम क्या कहते हैं, साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स कहते हैं, जो इसकी बात की है, जहाँ पे हमको मेडिकल कॉज दिख रहा है, हमको दिख रही है कि डायबिटीज हो गया है, हमको दिख रहा है हाइपरटेंशन हो गया है, हो सकता है इसका कॉज जो है वो साइकोलॉजिकल हो, इसको हम क्या कहते हैं, साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर। अच्छा, सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर में क्या होता है, हमको कॉज कुछ भी मेडिकल कॉज जो है वो समझ में नहीं आती। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग चीज हैं, इसको हम साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर कहेंगे। क्वेश्चन 15 देखते हैं। प्रॉब्लम फोकस कोपिंग इन्वॉल्व्स। हमें पता है कोपिंग जो होती है वो दो तरीके की होती है, एक होती है प्रॉब्लम फोकस्ड, एक होती है इमोशन फोकस। जो प्रॉब्लम फोकस कोपिंग होती है वो फाइट और फ्लाइट में ही बिलीव करती है, या तो फिर उनको लड़ना है, जो भी चीज़ दिख गई है ना, अगर डेडलाइन है तो ज़्यादा काम करना है, या तो फिर जल्दी छुट्टी लेके घर चले जाना है ना, तो इसको हम क्या कहते हैं, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। ये प्रॉब्लम फोकस कोपिंग के ही हिस्से हैं। या तो फिर सीकिंग ऑप्शंस टू फाइट और फ्लाइट, हाँ ये भी हो जाएगा, तो ए बी और सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीकिंग फोकस्ड कॉग्निटिवली फोकस्ड एक्टिविटीज नहीं, ये हमारे जो इमोशंस होते हैं ना उसमें होगा, जब हम अपना कॉग्निशन जो है वो यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बी एंड सी दोनों तीनों सही हैं, तो ए वुड बी अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, टॉरेंस यूज द टर्म क्रिएटिवली हैंडीकैप्ड फॉर। किसके लिए क्रिएटिवली हैंडीकैप्ड यूज किया है इन्होंने, उन बच्चों के लिए जो जिनकी क्रिएटिविटी बहुत हाई होती है लेकिन एकेडमिक अचीवमेंट बहुत लो होती है। किसमें लिखा है ऐसा, स्टूडेंट्स हैविंग वेरी हाई लेवल ऑफ क्रिएटिविटी बट लो लेवल ऑफ एकेडमिक अचीवमेंट, ऑप्शन ए ही हमारा सही आंसर हो गया। देन क्वेश्चन नंबर 17, प्रैक्टिसेस सपोर्टिव टू क्लासरूम क्रिएटिविटी आर। ये क्वेश्चन ऐसे है ना कि अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो भी आपको बन जाना चाहिए। प्रैक्टिस इज सपोर्टिव टू क्लासरूम क्रिएटिविटी, क्या चीज़ सपोर्टिव होगी क्लासरूम क्रिएटिविटी के लिए, एक्सेप्टेंस ऑफ इमेजिनेटिव आंसर, हाँ, एम्फेसिस ऑन ब्रेनस्टॉर्मिंग, हाँ, एम्फेसिस ऑन कन्वर्जेंट थिंकिंग, नहीं, क्रिएटिविटी की जब भी बात आती है तो डाइवर्जेंट थिंकिंग की बात आती है। अगर आप इंटेलिजेंस की थ्योरी भी देखेंगे ना, तो क्रिएटिविटी को डाइवर्जेंट थिंकिंग से भी डिफाइन किया गया है उसमें। और टॉलरेंस टू डिसेंट, कि अगर कुछ चीज़ नहीं पसंद आ रही है तो हम बोल सकें, हाँ, तो ऑप्शन ए बी एंड डी वुड बी आर करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, बैंड्यूरास थ्योरी ऑफ रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म। रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म जो है एल्बर्ट बैंड्यूरा का, वो हमको क्या बताता है, तो हमको वो ये बताता है कि हमारे पास तीन फैक्टर्स होते हैं, है ना, एक होता है पर्सनल फैक्टर्स, एक होता है हमारा इन्वायरमेंट, और एक होता है हमारा बिहेवियर। ये तीन चीज़ जो है वो एक दूसरे को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, ऐसे करके बनाते हैं ना रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म के लिए। पर्सनल फैक्टर होते हैं, इन्वायरमेंट होता है, बिहेवियर होता है, तो यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा सही आंसर, डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक, ये तो इन्वायरमेंट में आ गए, तो सही हो जाएगा। बिलीव्स, हाँ, हमारे डिस्पोजिशन, हमारे एक्सपेक्टेशन, हाँ, पर्सनालिटी डिस्पोजिशन, ये भी, ये चारों चीज़ जो हैं वो हमारे सही आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन ए बी सी डी, ऑप्शन डी वुड बी आर करेक्ट आंसर। Students in classroom observe behavior being punished or rewarded in others. दूसरे बच्चों को देख के अपना बिहेवियर जो है वो चेंज कर लेना या समझ जाना कि हमको कैसा बिहेवियर करना है, इसको हम क्या कहते हैं, विकैरियस रीएनफोर्समेंट। अगर एक बच्चा जो है उसने अच्छे से हो सकता है क्लास टॉप किया, फर्स्ट आया और देखा कि टीचर जो है वो उसको गिफ्ट दे रहा है, तो हम भी मोटिवेट हो गए, हमको भी लगने लगा कि हमको भी ज़्यादा पढ़ाई करनी चाहिए। ठीक है, इसको हम कहते हैं विकैरियस रीएनफोर्समेंट। क्वेश्चन नंबर 20,
4 एलिमेंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग किसने दी थी? बैंड्यूरा ने। रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म भी इन्होंने ही दिया था। सोशल लर्निंग थ्योरी भी इनकी ही थी। इनको अच्छे से याद करके रखना है। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के 4 एलिमेंट्स, अगर आपने पुराने हमारे वीडियो देखे हैं तो उसमें भी एक क्वेश्चन आया हुआ है दूसरे पेपर्स में, एंड इसीलिए हमको क्वेश्चन पेपर दूसरे करने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस जो है वो बहुत रिपीट होते हैं, डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली, क्योंकि सिलेबस ऑलमोस्ट सेम ही होता है सबका। यहाँ पे ARPM करके इसको याद करने कहा था हमने आपको। सबसे पहले होता है अटेंशन, तो ये अटेंशन हमारा हो गया। फिर होता है रिटेंशन, रिटेंशन का मतलब याद करके रखना, तो मेमोरी हो गया। प्रोडक्शन मतलब वापस से उसको बिहेव करना या रिप्रोडक्शन, तो इमिटेशन हो जाएगा। एंड लास्ट है मोटिवेशन, मतलब डिज़ायर किसी भी चीज़ को करने की। तो कहाँ पे दिया हुआ है? ACBD। ACBD कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी में है। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। The next question है pluralistic ignorance is mostly likely to occur in which of the following situation। सबसे पहले pluralistic ignorance होता क्या है? ये वो होता है कि जब हम कभी भी, जैसे होता है, अगर हम एग्जाम्पल देके बात करें तो हम स्ट्रीट में जा रहे हैं और हमने देखा कि कोई इंसान जो है वो बेहोश हो रहा है या गिर गया है, और देखा कोई भी उसको अटेंशन नहीं दे रहा है, कोई भी उसको ध्यान नहीं दे रहा है, तो हम क्या समझ लेते हैं कि इतनी इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ नहीं है। हो सकता है वो ड्रग एडिक्ट हो, या हो सकता है वो नशे में हो, जिसकी वजह से उसके साथ ऐसा हो रहा है, और सब इग्नोर कर रहे हैं, इसलिए हम भी उसको इग्नोर करने लग जाते हैं। एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज प्लूरलिस्टिक इग्नोरेंस। यहाँ पे क्या कह रहे हैं? व्हेन वी कलेक्टिवली मिसअंडरस्टैंड व्हाट एटीट्यूड अदर्स होल्ड एंड बिलीव इरेनियसली, देन अदर्स हैव डिफरेंट एटीट्यूड देन अस। हाँ, ये सही हो सकता है, लेकिन बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। व्हेन एवरीवन ओपनली एक्सप्रेसेस देयर ट्रू बिलीव्स, नहीं। व्हेन इंडिविजुअल्स आर अनइन्फॉर्म्ड अबाउट एन इशू, नहीं। व्हेन ऑल ग्रुप मेंबर्स हैव सिमिलर बिलीफ, ये भी नहीं। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। Question 22. Location, determinants and the content is the categories of scoring in which personality assessment test। ये रॉशाच में होता है। रॉशाच में जब भी हम कुछ दिखाते हैं, जो भी कार्ड दिखाते हैं, हम उनसे पूछते हैं आप कहाँ कौन सा पॉइंट देख के बता रहे हैं कि ऐसी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। उसमें आप ब्लैक एंड वाइट एरिया देख रहे हैं, शेड वाला देख रहे हैं कि जो नॉन शेडेड एरिया है, या कलरफुल चीज़ देख रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो रॉशाच इंक्लॉट टेस्ट में होती है। The question number 23, easy question again. The Oedipus complex is most commonly associated with psychosexual stages of development। इसका सीक्वेंस याद करके रखना ज़रूरी है। पहली स्टेज होती है ओरल, सेकेंड इज एनल, थर्ड इज फैलिक, फोर इज लेटेंसी, एंड फिफ्थ इज जेनाइटल। तो ये जो होती है ओडिपस कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, ये किस में होता है? फेलिक स्टेज में होता है। क्वेश्चन 24, रिपीटेड एक्सपोजर इफेक्ट सजेस्ट दैट। रिपीटेड एक्सपोजर इफेक्ट क्या बोलता है? जब हम बार बार किसी इंसान को देखते हैं तो हमें वो अच्छा लगने लगता है। अगर आपकी क्लास में कोई है, क्लासमेट है, या आप किसी इंसान से बार बार मिल रहे हैं, तो बहुत हाई चांसेस है कि यू स्टार्ट गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स देम। तो द मोर वी आर एक्सपोज टू समवन द लेस वी लाइक देम, नहीं। रिपीटेड एक्सपोजर टू अ पर्सन टेंड्स टू इंक्रीज आर लाइकिंग फॉर देम, हाँ। ये ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। Next question, Ash research on conformity is often cited as evidence for which psychological phenomena। सोशल इन्फ्लुएंस की बात होती है ना, आश का जो था, ऐश या ऐश जो भी कहते हैं, ऐसे करके इन्होंने 3 वो बना दिए थे लाइन्स, और बोला था कि बताइए कि बड़ा कौन है, छोटा कौन सा है, कौन सा इक्वल है। तो ये जो एक्सपेरिमेंट था वो इन्होंने किया था कंफर्मिटी के ऊपर, और ये नॉर्मेटिव सोशल इन्फ्लुएंस बताता है। ये कहता है बिकॉज वी वांट टू बी लाइक्ड बाय अदर्स, वी वांट पीपल टू आल्सो रिस्पेक्ट अस, इसलिए हम वो करते हैं जो बाकी सब कर रहे हैं। जैसे अगर किसी कोई जोक है और सब हंस रहे हैं, हमें हंसी नहीं आ रही, तब भी हम हंसने लगते हैं, बिकॉज ऑफ नॉर्मेटिव सोशल इन्फ्लुएंस। तो दिस वुड बी आवर करेक्ट आंसर। The next question is which of the following controls general level of attention। attention कौन कंट्रोल करता है? रेटिकुलर फॉर्मेशन, इसलिए इसको क्या और भी कहते हैं? रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, क्योंकि एक्टिवेशन, अराउजल, अटेंशन, इन सब पे फोकस्ड रहता है। तो ऑप्शन डी वुड बी आवर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। द स्ट्रूप इफेक्ट डेमोन्स्ट्रेट। स्ट्रूप इफेक्ट क्या होता है? जैसे हमने ये लिख दिया, ठीक है, और हमने आपसे बोला कि आप कलर बताइए इसका। अब ये जो है, ये इसका कलर क्या है? ब्लू है, लेकिन बहुत हाई चांसेस है कि आप इसको रेड पढ़ लेंगे। इसको ही हम स्ट्रूप इफेक्ट कहते हैं, और ये क्या बताता है? हमारा सिलेक्टिव अटेंशन जो होता है उसके बारे में हमें जानकारी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसेस ऑफ अटेंशन डिवाइड आवर एक्सपीरियंस इनटू।
सेग्रीगेशन एंड ट्रेट नहीं, फोकस एंड मार्जिन। हाँ, ये सही आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अटेंशन में हम क्या करते हैं, हम दो जगह फोकस करते हैं। एक हमारा होता है फोकल पॉइंट या फोकल अटेंशन, जिसको हम फोकस भी कहते हैं, और एक हमारा पेरीफेरल होता है। पेरीफेरल इज मार्जिन। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर रीडिंग अ बुक, तो आपका जो वर्ड्स है, जो लाइन है, उस पर फोकस पूरा है तो फोकल अटेंशन हो जाएगा। लेकिन आपको बैकग्राउंड की आवाज़ें भी आ रही हैं, आपको थोड़ा बहुत पता चल रहा है कि हमारे आसपास क्या हो रहा है, पूरा नहीं पर थोड़ा सा, तो वो पेरीफेरल में आ जाएगा और मार्जिन हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ वर्बल लर्निंग? सीरियल लर्निंग मेथड तो वर्बल लर्निंग ही है, फ्री रिकॉल मेथड भी वर्बल लर्निंग है, पेड एसोसिएट लर्निंग मेथड भी है, कन्वर्जेंट लर्निंग मेथड जो है वो कोई वर्बल लर्निंग मेथड नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, द परसेप्शन हैज सम इंडिविजुअलिटी, ये स्टेटमेंट सही है गलत है? सही है। परसेप्शन का मतलब क्या होता है? जब हम किसी भी चीज़ को अटेंशन दे के इंटरप्रेट करते हैं। अब हर एक इंसान का इंटरप्रिटेशन करने का तरीका अलग होता है, टॉप डाउन प्रोसेसिंग होती है ना, कि हमारे हमारे पास लाइफ में क्या हुआ, हमारे पास इवेंट्स क्या रहे, हमारी हिस्ट्री क्या है। तो एवरी परसेप्शन हैज सम इंडिविजुअलिटी, सही आंसर है, सही स्टेटमेंट है ये। क्वेश्चन नंबर 31, इन साइको एनालिसिस द सिंबॉलिक एंड हिडन मीनिंग ऑफ ड्रीम। अच्छा, साइको एनालिसिस जो सिगमंड फ्रॉइड ने दिया था, तो ड्रीम के दो एस्पेक्ट्स बताए हैं इसमें। एक बोला है इसमें मैनिफेस्ट कंटेंट होता है, एक बोला है लेटेंट कंटेंट होता है। जो भी चीज़ हमें दिख रही है, अगर हमें दिख रहा है, जैसे हमने अगर कोई मूवी देखी है, डियर जिंदगी देखी है अगर आपने, तो उसमें जैसे आलिया भट्ट जो सपना देखती है, जो भी उसका नाम होता है उसमें, तो वो जो है, जो चीज़ उसको दिख रही है वो मैनिफेस्ट कंटेंट है, पर जब वो अपने साइकोलॉजिस्ट के पास जाती है और उसको हिडन मीनिंग बताता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? लेटेंट कंटेंट। तो यहाँ पे हिडन मीनिंग ऑफ ड्रीम्स जो है उसको हम लेटेंट कंटेंट ही कहते हैं। कॉन्शियस कंटेंट कुछ नहीं होता है। The procedure in which patients are helped via monitoring equipment to be more aware of heart rate, muscle tension and blood pressure. इसको क्या कहते हैं? इसको biofeedback process कहते हैं। This is called as biofeedback. Progressive muscle relaxation जो PMRS में क्या होता है? हम अपने जो बॉडी है, जो मसल्स उसको टेंस करते हैं, फिर फ्री करते हैं, उसके बाद उसको असिस्ट करते हैं अलग अलग सिचुएशंस में। तो वो चीज़ यहाँ पे नहीं बोल रही है, यहाँ पे बस कह रहे हैं, बस हम मॉनिटर कर रहे हैं, है ना। तो वो बायोफीडबैक मॉडल में ही होता है। Question number 33, the perspective which emphasize on social and cultural factors rather than inner instincts as determinants of behavior. जब social और cultural factors की बात करता है तो वो interpersonal perspective हो जाता है। जो अल्फ्रेड एडलर की थ्योरी है उसकी बात आ जाती है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलप लर्नड हेल्पलेसनेस हाइपोथेसिस, ये किसने डेवलप करी है? डिप्रेशन की लर्नड हेल्पलेसनेस वाली जो बात है वो सेलिंगमैन ने करी है। मार्टिन सेलिंगमैन पॉजिटिव साइकोलॉजिस्ट के पॉजिटिव साइकोलॉजी के फादर भी इनको कहा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, पर्सन सेंटर्ड थेरेपी इज अ फॉर्म ऑफ, पर्सन सेंटर्ड थेरेपी को हम नॉन डायरेक्टिव थेरेपी भी कहते हैं। कार्ल रॉजर्स ने दिया है इसका कॉन्सेप्ट, दिस वाज गिवन बाय कार्ल रॉजर्स, पर्सन सेंटर्ड थेरेपी और नॉन डायरेक्टिव थेरेपी। Question 36 is, dash is defined as attempting to elevate stress directly by changing the stressor or by the way we interact with it. ये फाइट और फ्लाइट की बात कर रहा है, किसमें होता है ये? प्रॉब्लम फोकस कोपिंग में, तो पहला तो यही हो जाएगा। While dash is defined as attempting to elevate stress by avoiding or ignoring a stressor, ये इमोशन फोकस है। अगर नहीं समझ में आए तो एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे अगर हम कुछ स्ट्रेसर ही बदल दें हम, या जैसे इंटरेक्ट करें, अगर हमारा एग्जाम और हम पढ़ाई करने लगे तो हम फाइट कर रहे हैं ना उससे, तो प्रॉब्लम फोकस कोपिंग है। अगर हमारा एग्जाम है और हमको नहीं समझ में आ रहा तो हम इग्नोर करने लगे, हम मूवी देखने लगे, बैठ के मूवी देखने लगे इंस्टेड ऑफ पढ़ना, है ना, अवॉइड कर रहे हैं, तो ये इमोशन फोकस कोपिंग हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। When physiological systems within the body fluctuate to meet excessive and repetitive demands due to stress, chronic stress जब हो जाता है ना, whenever chronic stress is there, उसको हम allostatic load कहते हैं। That term is called as allostatic load. Tangible load और ये सारे जो दिए हैं एक्चुअल में कुछ बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल टर्म्स ये हैं नहीं साइकोलॉजी पर्सपेक्टिव से। क्वेश्चन नंबर 38, व्हेन इंडिविजुअल्स मूव बियॉन्ड रीजन ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट एंड कंटिन्यूटी के, सेल्फ इंटरेस्ट से आगे बढ़ गया। सेल्फ इंटरेस्ट क्या कब होता है? प्री कन्वेंशनल में होता है, कोलबर्ग की थ्योरी के अकॉर्डिंग।
एंड कंटिन्यू टू रिगार्ड कंफर्मिटी टू सोशल रूल्स। अब सोशल रूल्स लेकिन निभा रहा है ना, उसको इम्पोर्टेंट मान रहा है, तब कौन सी डेवलपमेंट है, तब कन्वेंशनल डेवलपमेंट है। अगर ये सोशल रूल्स को भी इग्नोर करने लगता तब वो हो जाता पोस्ट कन्वेंशनल। यहाँ पे कन्वेंशनल हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, dash is a set of principles or ideas that help the individual to distinguish between right or wrong, to act on the distinction and experience pride in virtuous conduct and guilt for conduct that violates one's standards। क्या किसकी डेफिनेशन है ये? बहुत इजी है, मोरालिटी की डेफिनेशन है, क्या सही है क्या गलत है, क्या चीज करनी चाहिए क्या चीज नहीं करनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज मोरालिटी। साइकोसोशल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंटल थ्योरी, अब ये भी कोई क्वेश्चन है क्या? क्या है? एरिक एरिक्सन ने दी थी साइकोसोशल। साइकोसेक्सुअल सिगमंड फ्रॉइड ने दी थी। कॉग्निटिव वाली जीन पियाजे ने दी थी, है ना। इन क्वेश्चन नंबर 41, अ स्पोर्ट पर्सन परफॉर्म्स बेटर when they are motivated for their performance। किस तरीके का मोटिवेटर इज एसेंशियल फॉर देयर परफॉर्मेंस? हाई एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होना चाहिए, हाँ। हाई इंट्रिंसिक मोटिवेशन होना चाहिए, हाँ। लो इंट्रिंसिक मोटिवेशन अनबैलेंस नहीं। साइनर्जी ऑफ इंट्रिंसिक, हाँ। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन और इंट्रिंसिक मोटिवेशन का बैलेंस होना चाहिए, तभी आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। In sports, under the low level of anxiety, the relationship between arousal and performance follows the graph। कौन सा ग्राफ फॉलो करता है? अब देखो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन इन्होंने जिस तरीके से दिया है तो इंसान जो है, जो स्टूडेंट है, वो कंफ्यूज हो जाएगा। यर्कीज डॉटसन कर्व की ही बात करी है इन्होंने। क्या होता है? वो इन्वर्टेड यू होता है कि हमारा अराउजल, जितना हम अराउज्ड और हमारी परफॉर्मेंस, इनमें इन्वर्टेड यू जैसा रिलेशनशिप होता है, तो इन्वर्टेड यू शेप हमारा सही आंसर हो जाएगा। If a person receives sports training alongside teammates, his or her performance improve in training। This is called as, ये ना सोशल फैसिलिटेशन का पार्ट है। सोशल फैसिलिटेशन में क्या होता है, जब कोई प्रेजेंट होता है हमारे आसपास तो हमारी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है। अब सोशल फैसिलिटेशन में दो तरीके की चीज़ें होती हैं। अगर आपने हमारा शॉर्ट देखा है तो उसमें ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये आई गेस किसी स्टेट के सेट एग्जाम में आया था, पर ऐसे नहीं आया था, इसको पूछने का तरीका अलग था। दो इफेक्ट होते हैं, एक होता है ऑडियंस इफेक्ट, कि अगर दूसरे प्रेजेंट हैं, है ना, ऑडियंस है, अगर कोई हमें देख रहा है तो हमारी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है। जैसे वो एक्सपेरिमेंट हुआ था कि लोग, देवर पीपल हु वर रनिंग, और जब उनको देखने वालों की प्रेजेंस बढ़ गई तो उनकी परफॉर्मेंस भी इंक्रीज हो गई। एक होता है को एक्शन, कि हम जब जिम जाते हैं हम देखते हैं बाकी सब कर रहे हैं, हम लाइब्रेरी जाते हैं देखते हैं बाकी सब पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनके प्रेजेंस में हमारी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पे को एक्शन जो है, को एक्शन इफेक्ट जो है वो यहाँ पे अप्लाई होगा, क्योंकि if a person receives sports training alongside teammates, उनकी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाती है। दैट इज कॉल्ड एज को एक्शन इफेक्ट। The following is not a responsible factor for the perception of crowding and high density of the population। Environmental psychology का क्वेश्चन है ये। इसमें कह रहे हैं कि क्राउडिंग का जब हमें परसेप्शन होता है तो कौन सी ऐसी चीज़ है विच इज़ नॉट अ रिस्पॉन्सिबल फैक्टर। पहला ऑप्शन है अप्रेजल ऑफ फिजिकल कंडीशन। ये तो ज़रूरी है ना कि हम क्राउडिंग की बात कब करेंगे, जब हम देखेंगे कि लोगों के बीच में गैप कितना है, कितनी जगह है निकलने के लिए, स्पेस कितना है, वेंटिलेशन कितना है, तो अप्रेजल ऑफ फिजिकल कंडीशन तो ज़रूरी है। सेकेंड है सिचुएशन ऑफ द इवेंट, ये भी ज़रूरी है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल दें इसका, तो अभी कुंभ हुआ था ना, कुंभ के मेले में बहुत भीड़ थी, लेकिन तभी भी लोगों को उतना नहीं लग रहा था। अब यही चीज़ अगर अर्थक्वेक आ जाए कहीं या कुछ हो जाए, उस टाइम पे अगर इतनी ही क्राउड हो, तब इंसान जो होगा वो बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाएगा। सिचुएशन ऑफ इवेंट जो है वो भी मैटर करता है। कलर ऑफ द पर्सन, नहीं, ये करेक्ट आंसर नहीं होगा। हमें क्या फ़र्क पड़ता है कि कलर क्या है इंसान का, गोरा है, काला है, सांवला है, उस समय कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा क्राउडिंग। फोर्थ इज अवेलेबिलिटी ऑफ कोपिंग एसिड्स लाइक द फॉर्म ऑफ रिसोर्सेज एंड सोशल सपोर्ट। हाँ, इससे हमको फ़र्क पड़ेगा क्राउडिंग में, तो ऑप्शन सी जो है वो इनकरेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दिस इज नॉट अ रिस्पॉन्सिबल फैक्टर फॉर क्राउडिंग। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 45। 6 क्वेश्चन और बचे हैं आज के लिए। विच वन इज नॉट अ हजार्ड ऑफ नॉइस पोल्यूशन टू ह्यूमन फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग। क्या चीज़ जो है वो नॉइस पोल्यूशन के लिए नहीं है? इंसोम्निया हो जाता है क्या नॉइस पोल्यूशन से? बहुत तेज़ कंस्ट्रक्शन की आवाज़ें आ रही तो हमारी नींद उड़ सकती है।
हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम, एंजाइटी हो जाती है कभी कभी बहुत लाउड नॉइजेस से, जिसकी वजह से हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकते हैं। हो सकता है कि हेयरिंग लॉस हो जाए, तो ये भी ठीक है। डायबिटीज़ जो है वो यूजुअली प्राइमरी रीज़न नहीं हो सकता है नॉइस पोल्यूशन का, ठीक है। सो डायबिटीज़ वुड बी आर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 इज नेहा इज ट्राइंग टू रिकॉल नेम ऑफ ओल्ड क्लासमेट मार्टिन, लेकिन उसको याद नहीं आ रहा है। शी कम अप विद द नेम लाइक मार्टिन और मॉर्टन। व्हाट नेम कैन यू गिव टू दिस फिनोमेना ड्यू टू विच नेहा। अच्छा, हम नाम याद करने की कोशिश कर रहे हैं, जुबान तक आ रहा है, कुछ और नाम निकल जा रहा है, लेकिन एक्चुअल नाम जो है वो नहीं आ रहा है। तो क्या कहते हैं इसको? टिप ऑफ द टंग कहते हैं ना। दिस इज कॉल्ड एज टिप ऑफ द टंग फिनोमेना। क्वेश्चन नंबर, राधा मेमोराइज्ड अ लेसन फॉर द टेस्ट बाय क्रिएटिंग रिदमिक राइम्स। उसने रिदमिक राइम्स बना के मेमोराइज कर ली चीज, इसको क्या कहेंगे? इसको निमोनिक डिवाइस कहते हैं। निमोनिक डिवाइसेस बहुत सारे होते हैं ना, अलग अलग निमोनिक डिवाइस हम यूज करते हैं, जैसे हम एक्रोस्टिक यूज करते हैं, एक्रोनिम यूज करते हैं। विब की और याद करके हम अपना रेनबो के 7 कलर्स याद कर लेते हैं, हम राइम्स बना लेते हैं कुछ चीज़ें याद करने के लिए। जैसे अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ा होगा तो उसमें पीरियोडिक टेबल के लिए आप राइम बना लिए थे, है ना। उन सबको हम कहते हैं mnemonic devices. Question number 48. In which type of memory material is organized in logical hierarchy which helps in recalling it better? किसमें होता है? सिमेंटिक मेमोरी में होता है। लॉजिकल हायरार्की हम बना लेते हैं, 3 तरीके के होता है ना, सुपर ऑर्डिनेट होता है, एक बेसिक होता है, एक सब ऑर्डिनेट होता है। दिस वी डू इन सिमेंटिक मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 49 इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। क्या चीज़ सही नहीं है? पहला है ऑप्शन, प्राइवेट थॉट्स आर कॉल्ड ऑटिस्टिक थिंकिंग। ये तो सही है, प्राइवेट थॉट्स जो होते हैं हमारे, जब भी कभी हम डे ड्रीमिंग करते हैं या किसी के बारे में भी सोचते हैं, ये इनवर्डली फोकस्ड होते हैं एंड दीज आर कॉल्ड एज ऑटिस्टिक थिंकिंग। So this is correct answer. Second is like this is the correct option. Then second is dreams are example of directed thinking. नहीं, इनडायरेक्ट थिंकिंग का रिजल्ट होता है ड्रीम्स। डायरेक्टेड थिंकिंग क्या होती है? जो कि पर्पसफुल होती है, जिसका कुछ ना कुछ हमारा फोकस एरिया होता है, कुछ एक गोल होता है जिसके बारे में हम जानबूझ के इंटेंशनली सोचते हैं। ड्रीम्स में तो ऐसा नहीं होता है, ड्रीम्स तो नेचुरल ऑटोमेटिक आ जाता है, तो ये हमारा इनकरेक्ट आंसर हो जाएगा। Then question number 50 is which of the following is the best term for mental activities associated with remembering, thinking and knowledge? कॉग्निशन की ही डेफिनेशन पूछ ली है। कॉग्निटिव साइकोलॉजी में आप यही तो पढ़ते हैं कि अटेंशन कैसे देना है, किसी के बारे में सोचना कैसे है, नॉलेज इंटेलिजेंस कैसे हो रही है, हम सोच कैसे रहे, हमारी मेमोरी क्या है। सो करेक्ट आंसर इज कॉग्निशन। यहाँ पे हमारे 50 क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं पार्ट 1 के। If you want, you can do the homework. Take question number 51 as a homework. Can Alport's theory, which of the following is not considered a component of the proprium? Let me know the answer in the comment section. And मिलते हैं फिर next video में with part 2 and the next 50 question.